दोस्तों और उस फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वोल्टेज की चर्चा करेंगे और वोल्टेज फ्लक्चुएशन के बारे में, लो वोल्टेज के बारे में जानेंगे। लगे 440 वोल्ट छोड़ से दर, लगे 440 वोल्ट छोड़ से दर। तो 440 वोल्ट होता है या 433 वोल्ट होता है या 400 वोल्ट होता है, और लो वोल्टेज कितना होता है, कितना वोल्टेज पे आपको मिलेगा, इन सब के बारे में इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे। वोल्टेज फ्लक्चुएशन का कारण क्या है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन का समाधान क्या है, और लो वोल्टेज पे या वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचने के लिए जब आप वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाते हैं तो इसका बिल पे क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, वोल्टेज आपका बिजली बिल ज़्यादा आएगा, और क्यों आएगा वो मैं डिटेल में आपको लास्ट में बता दूंगा। तो कोई भी हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जब हम देखते हैं तो आप देखते हैं उसमें 3 फेज है, एक न्यूट्रल है। दोस्तों ये सब बड़ा ही सिंपल चीज़ है। अगर आपको कुछ नहीं भी आती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कोई इसके लिए इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आसानी से सब कुछ बता दूंगा। तो ये जो है, तो इसमें आप देख रहे हैं पहला 3 जो पॉइंट निकला हुआ है, जिससे तार निकला हुआ है, वो फेज है और उसके बाद न्यूट्रल है। तो इसका अगर आप रेटिंग देखेंगे तो आप देखेंगे जो एचवी साइड है, एचवी साइड मतलब हुआ हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज साइड 11,000 वोल्ट है, अर्थात 11 केवी जो आप बोलते हैं। और एलवी साइड जो एलटी लाइंस निकलती है, जो आप वायर देख रहे हैं निकल रही है, इसमें है 433 लिखा हुआ है। बाईं तरफ देख रहे हैं ना, वोल्टेज एट नो लोड, एचवी एलवी 433 वोल्ट है ये। तो इसका मतलब ये हुआ, जो 433 जो है ये फेज से फेज के बीच का वोल्टेज डिफरेंस है। अर्थात कोई भी फेज ले लीजिए, आर वाई बी कोई भी, उसके बीच का ये फेज डिफरेंस है। तो भाई 440 वोल्ट नहीं होता है, गाना गाने के लिए ठीक है, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो है दोस्तों, आपको 3 कैटेगरी का वोल्टेज मिलेगा एलटी में। तो उसी का ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है। आप देख रहे हैं कोई भी 2 फेज जो है, जैसे आर वाई के बीच में आप देख रहे हैं फेज टू फेज ईएल, इसको लाइन वोल्टेज भी बोलते हैं, वो होता है रेटेड वोल्टेज। तो यहाँ इस ट्रांसफार्मर में आपने देखा 433 है। और अगर आप सिंगल फेज सप्लाई लेते हैं तो आपको कोई भी एलटी लाइंस का आर वाई बी कोई भी एक फेज देगा, और उससे और न्यूट्रल से आप एलटी लाइंस में लेंगे मीटर में। जब आप सिंगल फेज लेंगे तो वो होता है फेज वोल्टेज या फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज जो कहिए। और अगर आप 3 फेज लेंगे कनेक्शन तो उसमें आपके पास तीनों फेज आएगा और न्यूट्रल आएगा। तो वो जो एलटी का है वो भी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो जो अभी आपने रेटिंग देखा उसमें फेज टू फेज वोल्टेज था, अर्थात ईएल वोल्टेज यहाँ जो है आर वाई के बीच में ले लीजिए, वही वाई बी के बीच में भी होगा और वही आर और बी के भी बीच में होगा, तो वो है 433। तो आपका फेज वोल्टेज कितना होगा, कोई भी सिंगल फेज अगर कनेक्शन लिए हैं या अगर 3 फेज भी लिए हैं तो उसमें 4 फेज वोल्टेज कितना होगा, तो वो होगा 433 को √3 से डिवाइड कर दीजिए 250, अर्थात 250 वोल्टेज रेटेड देगा ये ट्रांसफार्मर आपको सिंगल फेज में, अगर आप इसको 11 केवी पे सप्लाई दे रहे हैं। अगर वोल्टेज ज़्यादा है, इनकमिंग वोल्टेज ही ज़्यादा है, 11 केवी से ज़्यादा है, तो ये वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा होगा, उसी अनुपात में ज़्यादा होगा। और अगर वोल्टेज कम है, अगर ग्रिड से ही कम सप्लाई है, वोल्टेज लो वोल्टेज है, तो वही रिफ्लेक्ट होगा आपके ट्रांसफार्मर में, और लोडिंग के कारण भी थोड़ा बहुत वोल्टेज कम होता है। तो दूसरा जो इंडियन में स्टैंडर्ड है उसके अनुसार सेकेंडरी 415 वोल्ट होती है, और इस केस में आप देखेंगे तो 240 वोल्ट के करीब होता है फेज वोल्टेज। और तीसरा जो स्टैंडर्ड है, मतलब ये तीनों में से कोई भी रेटेड ट्रांसफार्मर आपको रहेगा, वो है 400 वोल्ट जो है उसका सेकेंडरी रहता है, अर्थात फेज टू फेज, अर्थात लाइन वोल्टेज। तो आपके घर में जो सिंगल फेज आएगी तो वो आएगी 230 वोल्ट के बराबर, लगभग 230.9। तो आपका जो भी अप्लायंसेस होता है वो आप मैक्सिमम में देखेंगे रेटेड इनपुट वोल्टेज होता है 230 वोल्ट। तो अगर ग्रिड से 11 केवी आई और आपका अगर नीचे वाला जो है 400 वोल्ट वाला अगर ट्रांसफार्मर आपके आस पड़ोस में लगा हुआ है जिससे आपको सप्लाई मिलती है, तो आपको 230.9 वोल्ट मिलेगी। तो दोस्तों लो वोल्टेज कितना होता है, तो जनरली 200 वोल्ट से अगर ज़्यादा आपको सप्लाई मिल रही है तो आपका एसी चल जाएगा और आपको न्यूट्रल वहाँ से लेना पड़ेगा
जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसके सिस्टम से। आप ग्राउंड से अगर न्यूट्रल अर्थिंग लेके न्यूट्रल बना देंगे तो फिर एसी नहीं चलेगा। दूसरी बात ये है, जो अगर आपको 180 के लगभग में भी वोल्टेज रहेगा, जो कि देखिए 230 से कितना कम हो गया, लगभग 50 वोल्ट कम हो गया, तो भी आपका जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, पंखा, बल्ब, जो भी एलईडी सब है, ये सब अच्छा रफ्तार से ही आपको सर्विस देगा। मतलब पंखा ही अगर घूम रहा है तो आपको लगेगा नहीं जो बहुत कम वोल्टेज है। हाँ, उससे अगर कम है तो आपको दिक्कत होने लगेगी। तो आजकल जितने ट्रांसफार्मर लग गए हैं ऑल ओवर इंडिया में, आरएपीडी एआरपी प्रोग्राम हो गया, या उसके बाद आईपीडीएस प्रोग्राम हो गया, या बीआरजीएफ, बहुत सारे जो स्कीम्स आए जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ाया, मजबूत किया, तो आपको अब जनरली 200 वोल्ट मिल जाएगा। तो एलटी वोल्टेज 440 नहीं होता है, और ये तीनों होता है 433 या 415 या 400 ट्रांसफार्मर के रेटिंग के अनुसार, और वो फेज टू फेज वोल्टेज होता है। और आपको फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज, क्योंकि आप सिंगल फेज लेते हैं, मैंने बताया ही, फेज टू न्यूट्रल वो होता है 250 या 240 या ये, और वो आपके इनपुट पे डिपेंड करेगा। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो होता है, इसके बारे में भी थोड़ा मैं बता देता हूं तो क्यों होता है। तो अगर न्यूट्रल ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल ही कट गया, फेल हो गया, तो उस कारण जिसको भी सप्लाई है उससे वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन वही है, जो डिस्कॉम में आप कंप्लेन करिए, वो आके न्यूट्रल चेक करके बनाएगा। दूसरा है न्यूट्रल फेल अगर इंडिविजुअल कंज्यूमर का हो गया, आपका ही अगर पोल से लाइन लिए हैं, एलटी लाइन से है, वैसा आपका तार छूट गया, तो उसमें भी आपको वोल्टेज फ्लक्चुएशन मिलेगा। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का एचटी या एलटी, कोई भी फ्यूज अगर ब्लोन हो गया, उड़ गया, जिसको आप लोग बोलते हैं, तो उस केस में भी आपको वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा। और दोस्तों, 3 फेज लेने से आपको वोल्टेज फ्लक्चुएशन से या लो वोल्टेज से फायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि क्यों नहीं मिलने वाला, इसका कारण ये है, जो बहुत पहले, आज से 10 साल पहले, जब ग्रामीण एरिया में ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड रहता था, तो फेज वोल्टेज मुश्किल से होता था आपको 160-70। तो उस समय लोग 3 फेज कनेक्शन ले लेता था, जो कि कोई एक फेज का अगर वोल्टेज कम है, सीरीज हो जाए, तो दूसरा फेज में वोल्टेज बढ़ के, अनबैलेंस होने के कारण वोल्टेज बढ़ जाता था, और वो आपको आपके चलने लायक वोल्टेज दे देता था। लेकिन अब अगर, चूंकि सारे ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड मैक्सिमम नहीं है, लगभग लोडेड, अंडर लोडेड ही हैं, तो इस केस में जैसे ही फ्यूज ब्लोन होगा, कि आपका 2 फेज जो है, अगर एक फेज का फ्यूज उड़ा तो बाकी 2 फेज का वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 270, 80, 90 हो जाएगा, और वो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए खतरनाक हो जाएगा। तो 3 फेज के लिए वो भी उचित नहीं होगा। और एक है जो HT लाइंस, मतलब 11,000 लाइन का ही कहीं अगर जंपर कहते हैं, जो जोड़ने वाला होता है, लाइन जो आता है, तार को जो आपस में जोड़ा जाता है, कोई भी लाइन, तो वो अगर कट गया है कहीं से, तो उसके कारण भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन का जो है, इससे बचने के लिए बहुत आदमी वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा लेते हैं, या लो वोल्टेज से बचने के लिए लगा लेते हैं। तो इसका मैं आपको बिजली बिल पे इम्पैक्ट बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, वोल्टेज स्टेबलाइजर जैसे ही आप लगा दिए, तो आप यहाँ देखिए, मीटर से अर्थात एलटी लाइन से उसको अगर V1 वोल्टेज मिला, और आपको चाहिए V2 वोल्टेज, यानी कांस्टेंट वोल्टेज V2 चाहिए, तो ये स्टेबलाइजर जरूर बना देगा कांस्टेंट वोल्टेज। लेकिन इस केस में वोल्टेज कांस्टेंट V2 वोल्टेज कांस्टेंट रखने के लिए जो है स्टेबलाइजर, वो मीटर से एलटी लाइन से होके ये करंट वेरिएबल लेगा V2 को कांस्टेंट बनाने के लिए। अर्थात अगर आप लोड दाहिने तरफ नहीं भी लगाए हैं, तो V2 कांस्टेंट रखने के लिए ये करंट लेगा, और वो करंट मीटर के थ्रू आएगा, फेज और न्यूट्रल के थ्रू। और मीटर जो है वोल्टेज करंट जो मेजर करता है, उसी से यूनिट बनता है। तो स्टेबलाइजर के केस में आपका करंट कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि हल्का वोल्टेज अप डाउन अगर 2, 4, 5 वोल्ट भी रहेगा, 10 वोल्ट भी रहेगा, तो जो आपको नॉर्मल आंखों से डिटेक्ट नहीं होगा, लेकिन स्टेबलाइजर उसको डिटेक्ट करके राइट साइड V2 वोल्टेज कांस्टेंट बनाए रखने के लिए करंट लेते रहेगा। और आप नहीं भी लोड लगाएंगे तो आपका मीटर चलते रहेगा, क्योंकि उससे करंट आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, और मीटर जो kWh यूनिट हो या kVAh यूनिट हो, दोनों के लिए वोल्टेज करंट के मल्टीपल से ही यूनिट बनता है। और आप जब लोड लगाएंगे तब तो जो नॉर्मल यूनिट है उसके अनुसार भी बनेगा। तो ये स्टेबलाइजर आपको जरूर कुछ वोल्टेज स्टेबलाइज करके देगा, और लो वोल्टेज से निजात पाएगा
लेकिन आपका बिजली बिल ज़्यादा आएगा। बहुत सारे केस में हम लोगों ने देखा है फील्ड में। तो स्टेबलाइजर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए दोस्तों, आप मीटर के जस्ट बाद मत लगाइए। कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जैसे एसी हो गया, अब तो फ्रिज में इनबिल्ट आता है, तो आपको एसी में लगाना है तो भाई एसी के पास लगाइए, जो कि जब आप एसी ऑन करेंगे तब आपको वो काम आएगा। और स्टेबलाइजर से पहले आप स्विच लगा दीजिए, क्योंकि जब आप एसी ऑन नहीं कर रहे हैं तो आपका स्टेबलाइजर भी बंद रहे, वो अपने आप वो वोल्टेज बनाए रखने के लिए वो अपने आप करंट ना ले। वोल्टेज स्टेबलाइजर जो है बिजली बिल आपका निश्चित रूप से बढ़ाएगा। तो दोस्तों ये रही वोल्टेज की कहानी। लो वोल्टेज अगर है तो उसका बहुत सारा उपाय है, बैलेंसिंग आप कर सकते हैं, आप नहीं मतलब डिस्कॉम वाले कर सकते हैं, लोड बैलेंसिंग करने से लो वोल्टेज का निदान मिलेगा। या टैप चेंजर भी होता है, उससे भी लो वोल्टेज का, टैप चेंजर मतलब हुआ अगर ऊपर से ही अर्थात ग्रिड से ही कम वोल्टेज पे सप्लाई है तो वो थोड़ा बढ़ा सकता है और उसके अनुसार आपको वोल्टेज मिल सकता है। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।